हेलो, वेलकम ऑल ऑफ यू। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति। और एग्जाम से रिलेटेड जो जो इम्पोर्टेंट है सभी कुछ हम आज इस टॉपिक के अंदर कंप्लीट करने वाले हैं। एंड जो भी डाउट्स हो आपको डायरेक्टली कमेंट में पूछ लीजिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा शुरू से लास्ट तक। एंड सारे डाउट्स आपके हमारी टीम यहीं पे सॉल्व करने की कोशिश करेगी। और कुछ डाउट हो डायरेक्टली आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं थ्रू व्हाट्सएप, आवर ऐप, और डायरेक्टली कॉल अस। Okay, so let's start our today's session. अगर आप एमपीपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए। एंड आप हमारा टारगेट 2021 बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका फोकस बेसिकली प्रीलिम्स और मेंस कंबाइन रहेगा। एंड इसकी जो वैलिडिटी रहेगी वो 1 ईयर रहेगी। एंड बाकी सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप वहां जाके डायरेक्टली चेक कर सकते हैं सारी चीजें। प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, महामहिम is the first citizen of our India, and he also act as symbol of unity and integrity of our nation. He is also the head of Indian states and also as well as union executive, right? So union executive की अगर हम बात करें तो union executive में कौन कौन आता है? फर्स्ट प्रेसिडेंट, सेकंड वाइस प्रेसिडेंट, थर्ड प्राइम मिनिस्टर, फोर्थ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, एंड फिफ्थ अटॉर्नी जनरल, राइट। और जो कि यूनियन एग्जीक्यूटिव, अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की बात करें तो हमें आर्टिकल 52 से लेके 78 तक, आर्टिकल 52 से लेके आर्टिकल 78 तक कॉन्स्टिट्यूशन में यूनियन एग्जीक्यूटिव के लिए हमें प्रोविजन देखने को मिलते हैं, राइट। और ये जो है ये कवर हुआ है पार्ट 5, में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 5 में, राइट। और अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन की बात करें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की, तो हम सभी जानते हैं कि जो पॉपुलर है डेमोक्रेसी, वो दो टाइप की डेमोक्रेसी वर्ल्ड में पॉपुलर है। फर्स्ट है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, और दूसरा है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। सो इंडिया ने जो अडॉप्ट किया आजादी के बाद, वो अडॉप्ट किया पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। एंड उसके अकॉर्डिंग जो प्रेसिडेंट का पोजीशन होता है वो नॉमिनल हेड, एज अ नॉमिनल हेड उनकी पोजीशन होती है। और रियल एग्जीक्यूटिव जो होता है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, राइट। So in Indian constitution, the position of president is nominal, and the real power or real executive power lies with the council of minister headed by prime minister. इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट इन इंडिया। सो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इंडिया जो है वो रिपब्लिक है। और रिपब्लिक का मतलब क्या हुआ? गणतंत्र। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी आम आदमी, कोई भी इंडियन सिटीजन इंडियन प्रेसिडेंट बन सकता है, इंडियन स्टेट का हेड पोजीशन में बैठ सकता है। कैसे? इलेक्शन के थ्रू। सो इलेक्शन जो होता है प्रेसिडेंट का, उसमें डायरेक्ट सिटीजन पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। उसमें इलेक्टोरल कॉलेज होता है जो कि प्रेसिडेंट को इलेक्ट करता है। एंड इलेक्टोरल कॉलेज अभी हम समझेंगे, और अभी हम जब तक हमें ये समझ में नहीं आता इलेक्टोरल कॉलेज क्या होता है, हम ये मान लेते हैं कि इलेक्टोरल कॉलेज एक ग्रुप है जो कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट करता है। जैसे कि हम वोट करते हैं अपने विधानसभा या लोकसभा के इलेक्शन में, तो वैसे ही एक ग्रुप है जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट करता है, उसे हम इलेक्टोरल कॉलेज बोलते हैं, राइट। अब इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन आता है? सो फर्स्ट पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर। ये इलेक्टेड वर्ड यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। एंड सेकेंड अगर हम बात करें तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और विधानसभा के इलेक्टेड मेंबर्स। एंड दिल्ली, जम्मू कश्मीर और पुडुचेरी, दिल्ली, जम्मू कश्मीर और पुडुचेरी यूनियन टेरिटरी के इलेक्टेड मेंबर्स, राइट।
सो ये जो है ये इलेक्टोरल कॉलेज के अंदर एग्जिस्ट करते हैं और यही जो है प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो हमने ये तो जान लिया कि कौन पार्टिसिपेट करता है, बट कौन पार्टिसिपेट नहीं करता है। सो नॉमिनेटेड मेंबर, नॉमिनेटेड मेंबर पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, चाहे वो पार्लियामेंट से, लोकसभा या राज्यसभा से हो, चाहे वो आपके स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से हो, नॉमिनेटेड मेंबर पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। राइट। सो इसके अलावा एक केस और होता है कि मान लीजिए इंडिया में प्रेसिडेंट के इलेक्शन घोषित हो गए हैं, इलेक्शन की डेट आ गई है, एंड एक कोई भी एक स्टेट है जिसकी लेजिस्लेटिव असेंबली डिसॉल्व हो गई है। ठीक है, तो मान लीजिए कोई भी स्टेट है, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, कोई भी स्टेट है। सो वहां की लेजिस्लेटिव असेंबली डिसॉल्व हो गई है, बट असेंबली डिसॉल्व होने के बावजूद जो उस असेंबली के मेंबर्स हैं वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट करने के लिए क्वालिफाइड होंगे। राइट। जब तक वहां पे नए इलेक्शन अगर नहीं हुए हैं तो जो पुराने मेंबर्स हैं, चाहे भले ही असेंबली वहां की डिसॉल्व हो गई है, लेकिन वो मेंबर्स प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट करने के, सॉरी, करने के लिए क्वालिफाइड होंगे। राइट। फीचर्स ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। राइट। तो देखिए, जब नॉर्मल इलेक्शंस होते हैं, मेरा नॉर्मल से मेरा मतलब है कि जब हम स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली या लोकसभा का इलेक्शन होता है, जब हम सभी वोट करते हैं, तो उसमें जो इंडियन सिस्टम यूज किया गया है वो किया गया है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट। ये एक नाम है इलेक्शन का, और इसके अंदर क्या होता है कि जो भी कैंडिडेट सबसे ज्यादा वोट सिक्योर करता है वो विनर हो जाता है। राइट। सो मान लीजिए जैसे कि 3 कैंडिडेट खड़े हैं और इनमें फर्स्ट कैंडिडेट ने 33% वोट लिए, सेकंड कैंडिडेट ने भी 33% वोट लिए, जो थर्ड कैंडिडेट है अगर उसको 34% भी वोट आए तो वो विनर हो गया। राइट। और बट अगर हम प्रेसिडेंट के इलेक्शन की बात करें तो उसमें जो सिस्टम यूज होता है वो होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। ठीक है, इसका बेनिफिट क्या है कि जो भी कैंडिडेट होगा वो मेजोरिटी ऑफ वोट्स, मेजोरिटी ऑफ वोट्स के साथ विनर होगा। मेजोरिटी ऑफ वोट्स का मेरा मतलब है एब्सोल्यूट मेजोरिटी, और एब्सोल्यूट मेजोरिटी मतलब 50% प्लस वोट से। सो ये कैसे होता है ये हम जानेंगे प्रोसीजर में। राइट। और इससे पहले एक चीज और इम्पोर्टेंट है कि जो वोटिंग का मेथड होता है प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, वो होता है सीक्रेट बैलेट से। राइट। तो सीक्रेट बैलेट से सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है इंडिया में। और अगर हम प्रोसीजर की बात करें तो हम डायरेक्टली एज अ लाइव एग्जांपल से समझते हैं कि देखिए, जैसे कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो रहा है तो हमने अभी थोड़ी देर पहले समझा कि उसमें कौन कौन वोट करेगा। पार्लियामेंट के मेंबर्स, लोकसभा, राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर्स, इसके अलावा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्टेड मेंबर्स, और इसके अलावा यूनियन टेरिटरी दिल्ली, जम्मू कश्मीर एंड पुडुचेरी, इनके इलेक्टेड मेंबर्स। राइट। सो अब वोटिंग का टाइम आया। सो ये इलेक्टोरल कॉलेज कॉलेज जब वोट करेगा तो मान लीजिए 3 कैंडिडेट खड़े हुए हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, और फर्स्ट कैंडिडेट को, जैसे कि हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया था वही एग्जांपल हम भी यहाँ यहाँ अगेन लेते हैं हम। सो फर्स्ट कैंडिडेट को 33% वोट मिले, सेकंड कैंडिडेट को भी 33, और थर्ड को 34। बट जैसा हम अपने नॉर्मल इलेक्शन में जाके वोट कर देते हैं, वैसा यहाँ पे नहीं होता है। यहाँ पे जो है हर मेंबर को एक फॉर्म दिया जाता है जहां पे उनको अपनी प्रेफरेंस भरनी होती है। राइट। सो कैंडिडेट का यहाँ पे नाम लिखा होता है और यहाँ पे प्रेफरेंस भरनी होती है। जैसे कि किसी मेंबर ने यहाँ पे वोट दिया 1, यहाँ पे लिख दिया 3, यहाँ पे लिख दिया 2, मतलब कि उस मेंबर की ये प्रेफरेंस है कि इस कैंडिडेट को नंबर 1 में रखा जाए, फिर सेकंड में, फिर थर्ड में। राइट। सो फर्स्ट का जो रिजल्ट था वो ये था। ठीक है। सो अब होगा क्या कि जिसको सबसे कम वोट मिले, राइट, और जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल ऐसा हुआ है, तो मान लीजिए ये 32 था, ये 36 था। राइट। सो जिसको सबसे कम वोट मिले उसका नाम, उसके वोट्स जो हैं वो अलग करके फिर से सारे आपके जिन्होंने वोट दिया इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर्स,
उनका दूसरा प्रेफरेंस देखेंगे कि जो पहला प्रेफरेंस दिया था उनको 32 वालों को, उनका तो अब अलग हो गया, राइट। तो अब वो दूसरा प्रेफरेंस देखेंगे कि दूसरे प्रेफरेंस में किसका था, फिर वोट इनको ट्रांसफर कर देंगे, राइट। और ये प्रोसेस जब तक चलती रहेगी जब तक 50% से ज्यादा कोई भी कैंडिडेट सिक्योर नहीं करता है वोट। तो ये प्रोसीजर है, और सिंपल सा प्रोसीजर है। आपको अगर क्लियर ना हुआ हो तो आप डायरेक्टली फिर से आप पूछ लीजिएगा, राइट। और सिंपल सा एक प्रोसीजर है। इसके अलावा अगर हम सुप्रीम कोर्ट का रोल देखें प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, तो सुप्रीम कोर्ट का रोल है कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में जो भी इंक्वायरी हुई, जो भी डाउट्स डिस्प्यूट्स हुए, उसको सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन जो होता है वो फाइनल होता है। और जैसा कि अभी हमने थोड़ी देर पहले समझा कि इलेक्टोरल कॉलेज अगर कंप्लीट नहीं है, सो इसके बेसिस में कोई सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकता प्रेसिडेंट के इलेक्शन को, राइट। और इसके अलावा मान लीजिए कोई प्रेसिडेंट बन गया, सुप्रीम कोर्ट में केस चला गया है, ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट में केस का जो फैसला है वो आने में टाइम लगेगा, ठीक है, इलेक्शन से रिलेटेड। बट जब तक जो इंडिविजुअल प्रेसिडेंट बन गया है, उसने जो भी ऑर्डर्स पास किए हैं, जो भी काम किया है, वो इनवैलिडेट नहीं होगा अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है कि इलेक्शन कैंसिल होता है या गड़बड़ी थी इलेक्शन में, इलेक्शन कैंसिल होता है। तो उस फैसले की डेट से पहले जो भी काम प्रेसिडेंट ने उस समय तक कर दिया था वो वैलिड रहेंगे, वो इनवैलिडेट नहीं होंगे, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने अभी बोला कि भारत एक इंडिया एक रिपब्लिक है, गणतंत्र है, जिसमें कोई भी नागरिक, कोई भी आम आदमी प्रेसिडेंट बन सकता है, राइट। वो बात बिल्कुल सही है, लेकिन कुछ क्वालिफिकेशंस होते हैं किसी भी पोस्ट के लिए, और इंडियन प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए कुछ बेसिक क्वालिफिकेशंस हैं जो कि क्या है। जैसे कि फर्स्ट है सिटीजन ऑफ इंडिया, ऑब्वियसली वो सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए। सेकेंड है 35 ईयर्स की एज उन्होंने कंप्लीट कर ली होनी चाहिए। एंड थर्ड है कि वो लोकसभा के मेंबर के लिए क्वालिफाई होना चाहिए, ठीक है। तो मतलब वो ये हो सके कि वो अगर लोकसभा का इलेक्शन लड़ना चाहें तो लड़ सकें, राइट। और इसके अलावा जो फोर्थ है वो है कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ना हो जब वो इलेक्शन लड़ रहे हो, तो किसी भी यूनियन गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट और कोई भी लोकल अथॉरिटी, म्युनिसिपल, किसी में भी वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट वेरियर ना हो, ठीक है, राइट। सो ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होता क्या है, ठीक है। सो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मेनली ये है कि कोई इलेक्ट मतलब किसी भी गवर्नमेंट से, चाहे वो यूनियन हो चाहे स्टेट हो, किसी को भी प्रॉफिट ना मिल रहा हो, किसी को भी मतलब सैलरीड ना हो गवर्नमेंट में, किसी को भी पैसे ना मिल रहे हो गवर्नमेंट से, राइट। सो वो ये ना हो। बट इसमें एक्सेप्शन है कुछ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में ये एक्सेप्शन है कि जो सिटिंग प्रेसिडेंट होंगे या वाइस प्रेसिडेंट होंगे या गवर्नर होंगे या मिनिस्टर होंगे, चाहे वो यूनियन के हो चाहे स्टेट के, सो वो क्वालिफाई है प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए। ये एक्सेप्शन है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का, राइट। सो जैसे कि अभी के जो करंट प्रेसिडेंट है, अगर वो चाहें दोबारा इलेक्शन लड़ना तो वो लड़ सकते हैं, उनको ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के अंदर नहीं गिना जाएगा। या फिर आप वाइस प्रेसिडेंट हैं या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं या आप गवर्नर हैं, सो आपको उसके अंदर भी प्रॉफिट, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं गिना जाएगा। आप एलिजिबल हैं कि आप प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ सकते हैं, राइट। और इसके अलावा जो एक और कंडीशन है वो है कि सब्सक्राइबर फॉर द नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट। सो जो जब नॉमिनेशन होगा कैंडिडेट का, सो कम से कम 50 इलेक्टर एंड 50 इलेक्टर्स एज प्रपोजर्स, मतलब कि प्रपोज किया इन्होंने एज अ कैंडिडेट, इन इलेक्टर्स ने, 50 इलेक्टर्स ने, और प्लस 50 इलेक्टर्स एज सेकेंडर्स,
राइट। सो ये एक एलिजिबिलिटी है कि अब इलेक्टर्स कौन होंगे, अभी हमने थोड़ा देर पहले समझा था कि इलेक्टोरल कॉलेज जो होता है वही प्रेसिडेंट को इलेक्ट करता है, राइट, तो उसी के मेंबर्स, राइट, तो कम से कम 50 इलेक्टर्स और 50 इलेक्टर्स एज प्रपोजर्स, कि उन्होंने प्रपोज किया कि हाँ भाई ये कैंडिडेट है हमारी तरफ से प्रेसिडेंट के लिए, और 50 सेकेंडर्स, राइट। और इसके अलावा अगर हम बात करें सिक्योरिटी डिपॉजिट का, तो 15,000 रुपीज, 15,000 रुपीज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में जमा करने होते हैं कैंडिडेट को, राइट। और इसके अलावा अगर 1/6 वोट नहीं मिले तो ये जो डिपॉजिट अमाउंट है ये फोर्टिफाइड हो जाता है, राइट। तो ये जो है वो जब्त हो जाता है, राइट। और जिसको लोकल लैंग्वेज में हम सब जानते हैं कि अपने यहाँ जब भी इलेक्शन होते हैं विधानसभा या लोकसभा के, जो भी एक सिक्योर वोट्स नहीं कर पाते हैं तो उनका भी इलेक्शन का जो अमाउंट होता है, सिक्योरिटी अमाउंट, वो वापस नहीं मिलता है, राइट। एंड इसके अलावा जो पहले था, एक और इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है ईयर, सो पहले 2,500 था, बट 1997 में इसको बढ़ा दिया गया एंड इसका अमाउंट 15,000 कर दिया गया, राइट। सो न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट को अपने ऑफिस में काम करने से पहले, ऑफिस में जाने से पहले ओथ लेना जरूरी होता है। और ओथ जो होती है वो फर्स्ट किसके ऊपर होती है कि वो अपना काम है जो ऑफिस का वो फेथफुली करेंगे। फर्स्ट ये होता है टू फेथफुली एग्जीक्यूट द ऑफिस, राइट। और सेकंड जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करना, डिफेंड करना, ये दूसरा ओथ होता है। एंड तीसरा होता है कि इस देश के जो लोग हैं उनकी सर्विस में, राइट, उनकी सर्विस में अपने आप को डिवोट करना, ये जो है ये 3 ओथ हैं जो प्रेसिडेंट ऑफिस में जाने से पहले लेते हैं, ठीक है। और ओथ एडमिनिस्ट्रेट कौन करवाता है, राइट। सो ओथ जो एडमिनिस्ट्रेट कराता है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, राइट। और इनके अब्सेंस में सीनियर मोस्ट जज सुप्रीम कोर्ट का वो करवाते हैं, ठीक है। और इसके अलावा अगर मान लीजिए कोई एक्टिंग प्रेसिडेंट हैं, इलेक्टेड नहीं है, एक्टेड प्रेसिडेंट हैं, तो उनको भी ओथ लेना जरूरी होता है, राइट। अगर हम प्रेसिडेंट के ऑफिस की कंडीशंस की बात करें तो राष्ट्रपति भवन जो होता है, राष्ट्रपति भवन ऑफिशियल रेसिडेंस होता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का, जो कि वो अपना वहां पे रह सकते हैं बिना रेंट दिए, राइट। तो ये उनका ऑफिशियल रेसिडेंस होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें एमेंडमेंट्स, अलाउंस एंड प्रिविलेजेस की, तो ये पार्लियामेंट डिसाइड करता है, पार्लियामेंट डिसाइड करता है। बट राष्ट्रपति प्रेसिडेंट के ऑफिस के टाइम, मतलब टर्म के समय, उनकी टर्म के समय ये सब है जो कम नहीं किए जा सकते, राइट। सो ये एक प्रोविजन है। इसके अलावा अगर हम सैलरी की बात करें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की, सो 2018 में उनकी सैलरी 1.5 लाख से बढ़ा के 5 लाख पर मंथ कर दी गई है, राइट। एंड इसके अलावा अगर हम उनकी और अदर फैसिलिटीज की बात करें, सो आफ्टर देयर रिटायरमेंट, और आफ्टर जब वो अपनी पोस्ट से अलग हो जाते हैं, दूसरे प्रेसिडेंट आ जाते हैं, राइट। सो उनका जो है 50% सैलरी पर मंथ उनको मिलता रहता है, ठीक है। एंड इसके अलावा अगर हम फैसिलिटीज की बात करें तो बेसिक फैसिलिटीज जो कि सभी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को मिलती है, सो फर्निश्ड रेसिडेंस लाइक फोन फैसिलिटीज, कार, मेडिकल ट्रीटमेंट, ट्रेवल एंड सेक्रेटरी स्टाफ, और ये सारी चीजें उनको मिलती हैं। इसके अलावा फैमिली को भी पेंशन मिलती है जो कि
50% जो, जैसे कि हमने देखा कि अभी ऑफिस से बाद 50% जो उनकी सैलरी थी लास्ट जो उन्होंने ली थी, उसे 50% प्रेसिडेंट को मिलती है। और जो प्रेसिडेंट को आपको सैलरी के बाद मिल रहा था 50%, उसका उसका भी 50% फैमिली को मिलता है, पेंशन, एज अ पेंशन, राइट। और इसके अलावा बाकी सभी बेसिक फैसिलिटीज जैसे कि रेसिडेंस, फोन फैसिलिटीज, कार, मेडिकल ट्रीटमेंट एंड ऑल। इसके अलावा अगर हम प्रिविलेज और इम्यूनिटीज की बात करें प्रेसिडेंट की, सो उनके ऑफिस के टाइम में लीगल लायबिलिटीज से उनको सारी इम्यूनिटी रहती है, पर्सनल इम्यूनिटी, ठीक है। और इसके अलावा क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स उनके अगेंस्ट स्टार्ट नहीं हो सकती हैं उनके ऑफिस के टाइम में, इवन अगर उनका कोई पर्सनल एक्ट है उसमें भी तो। और इसके अलावा वो अरेस्ट नहीं किए जा सकते हैं, उनको जेल में नहीं रखा जा सकता है। एंड हाँ, सिविल प्रोसीडिंग्स स्टार्ट की जा सकती हैं, बट उसके लिए भी एक ऑर्डर है कि आप 2 मंथ का नोटिस देना पड़ेगा, राइट। और वो उनके पर्सनल एक्ट में, अगर उनका ऑफिशियल एक्ट है तो उसमें भी नहीं किया जा सकता है, सिर्फ उनके पर्सनल एक्ट्स में, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम बात कर रहे हैं अगर टर्म ऑफ प्रेसिडेंट्स ऑफिस इन इंडिया की। सो बेसिकली नॉर्मल ये है, जैसे कि 5 साल इनके टर्म होता है ऑफिस का। एंड ये रेजिग्नेशन अपना वाइस प्रेसिडेंट को देके कभी भी अपना ऑफिस छोड़ सकते हैं। एंड इसके अलावा इम्पीचमेंट के थ्रू पार्लियामेंट इन्हें निकाल सकता है, राइट। इम्पीचमेंट प्रोसीजर के थ्रू, वो पूरा हम कवर करेंगे बाद में, अलग से टॉपिक है पूरा, राइट। एंड इसके अलावा वो अपना ऑफिस 5 साल से आगे भी कंटिन्यू कर सकते हैं, कब तक, जब तक उनका सक्सेसर ऑफिस में नहीं आ जाता है, राइट। एंड इसके अलावा वो री-इलेक्शन के लिए एलिजिबल होते हैं। अभी हमने थोड़ी देर पहले समझा था कि कितने भी बार वो री-इलेक्शन के लिए एलिजिबल होते हैं, जबकि अगर हम बात करें यूएसए में तो वहां पे फिक्स है कि 2 बार आप प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन लड़ सकते हैं, राइट। सो इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। सो पार्लियामेंट प्रेसिडेंट को इम्पीचमेंट के प्रोसेस के थ्रू ऑफिस से अलग कर सकता है, बट उसकी एक कंडीशन है कि वो वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का जो है वो एक मिला हो साक्ष्य, ठीक है। सो बट दिक्कत ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन क्या होगा, ये कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में दिया नहीं गया है, ठीक है। सो इसकी जो प्रोसीडिंग्स है वो प्रोसेस जो है, तो इसकी प्रोसीडिंग्स जो है वो कोई भी हाउस इनिशिएट कर सकता है, चाहे वो राज्यसभा या लोकसभा, पार्लियामेंट का। बट उसकी भी एक कंडीशन है कि जो भी चार्जेस होंगे प्रेसिडेंट के अगेंस्ट, उसको उस हाउस के, मान लीजिए लोकसभा ने अगर ये फ्रेम किया चार्जेस, सो 1/4 मेंबर्स द्वारा उस चार्जेस में साइन होना चाहिए, राइट। एंड इसके अलावा 14 दिन का नोटिस पीरियड प्रेसिडेंट को मिलता है, 14 दिन का नोटिस पीरियड प्रेसिडेंट को दिया जाता है। एंड इसके बाद अगर उस हाउस ने, जैसा कि हमने यहाँ पे अज्यूम किया कि लोकसभा ने चार्जेस फ्रेम किए थे, तो उस हाउस ने अगर 2/3 मेजोरिटी से अगर ये चार्जेस को पास किया, सो अगला जो हाउस होगा, मतलब कि राज्यसभा, वो इन चार्जेस को इन्वेस्टिगेट करेगा, राइट। और प्रेसिडेंट के पास अपना एक राइट होता है कि वो हाउस के आगे आना चाह रहे हैं इन्वेस्टिगेशन के लिए या नहीं। अगर वो चाह रहे हैं तो आएंगे, अगर नहीं चाह रहे हैं तो नहीं आएंगे। तो राइट टू अपीयर होता है प्रेसिडेंट के पास कि वो ऐसी कुछ इन्वेस्टिगेशन में आना चाहते हैं या नहीं। और अगर फिर उसके बाद दूसरे हाउस ने भी, जैसे कि हमारे एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग राज्यसभा ने भी 2/3 मेजोरिटी से इसे पास कर दिया, ठीक है। सो इसके बाद प्रेसिडेंट जो है वो इम्पीचमेंट प्रोसेस सक्सेसफुल होता है, और उसके बाद अब प्रेसिडेंट को अपना ऑफिस छोड़ना होता है, ठीक है। एंड इसके जो ये प्रोसीजर है, ये क्वासी जुडिशियल प्रोसीजर भी है, क्योंकि क्या सेकेंड हाउस यहाँ पे इन्वेस्टिगेट कर रहा है, इसलिए यहाँ पे जुडिशियल टर्म जोड़ा है। क्वासी जुडिशियल प्रोसेस भी होता है इम्पीचमेंट एक, तो ये इंपॉर्टेंट याद रखना है, ठीक है। सो प्रेसिडेंट के ऑफिस में वैकेंसी कैसे आ सकती है, राइट। सो प्रेसिडेंट के ऑफिस में वैकेंसी किसी भी तरह से आ सकती है, जैसे कि
जब उनका टेन्योर 5 साल का खत्म हो गया। सेकेंड, रेजिग्नेशन से। थर्ड, इम्पीचमेंट प्रोसीजर अगर पार्लियामेंट द्वारा इनिशिएट किया गया, एंड सेकेंड हाउस द्वारा अगर उसको इन्वेस्टिगेट करके अप्रूव कर दिया गया। थर्ड, भगवान ना करे पर अगर कोई प्रेसिडेंट की डेथ हो जाती है ऑफिस के टाइम पे। फोर्थ, कि जब उनका ऑफिस जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने डिस्क्वालिफाइड कर दिया ऑफिस, मतलब उनका इलेक्शन जो है वो डिक्लेयर वॉइड कर दिया, राइट। सो ये केसेस हैं जब प्रेसिडेंट के ऑफिस में वैकेंसी आ सकती है। ठीक है, तो अगर टर्म एक्सपायर होता है, मतलब कि 5 साल पूरे हो जाते हैं प्रेसिडेंट को, सो टर्म एक्सपायर होने से पहले इलेक्शन करवाना होता है, राइट। और अगर किसी वजह से इलेक्शन नहीं हुए हैं, तो जो प्रेसिडेंट होते हैं वो अपने 5 साल से आगे भी ऑफिस एज्यूम कर सकते हैं चेयर, जब तक कि नए प्रेसिडेंट नहीं आ जाते, राइट। और अगर सेकेंड केस की बात करें कि अगर ऑफिस जो है वो रेजिग्नेशन, रिमूवल और अदरवाइज होता है, सो इस केस में वाइस प्रेसिडेंट ऑफिस अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, जब तक कि नए प्रेसिडेंट का इलेक्शन नहीं होता है। ठीक है, और नए प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है उसके बाद नए प्रेसिडेंट को पूरे 5 साल मिलते हैं, ना कि वो समय जो कि पुराने प्रेसिडेंट का बचा हुआ था। और ये इलेक्शन 6 महीने के अंदर करवाना जरूरी होता है। ठीक है, और इसके अलावा अगर हम बात करें कि अगर वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस भी खाली हुआ, तो क्या, तो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज ये प्रेसिडेंट का ऑफिस अज्यूम कर लेते हैं, राइट। एंड जब भी वाइस प्रेसिडेंट और सीनियर मोस्ट जज ने अगर ये ऑफिस लिया है, तो उनकी सारे जो सैलरीज हैं, जो प्रिविलेजेस हैं, वो सब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के ही मिलते हैं। ठीक है, चलिए तो अब बात करते हैं पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राइट। तो सबसे पहले एग्जीक्यूटिव पावर जो होती है प्रेसिडेंट की। सो सारे गवर्नमेंट के काम जो होते हैं वो प्रेसिडेंट के नाम से ही होते हैं, राइट। सेकंड जो होता है वो प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं और इनके प्लेजर तक ही प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में रहते हैं। बट यहाँ पर प्रेसिडेंट का प्लेजर भी लोकसभा में डिपेंड करता है, राइट। वो हम समझेंगे अच्छे से जब हम प्राइम मिनिस्टर वाला चैप्टर पढ़ेंगे। एंड इसके बाद अटॉर्नी जनरल को भी अपॉइंट करते हैं और प्रेसिडेंट के प्लेजर तक ही अटॉर्नी जनरल ऑफिस में रहते हैं, राइट। इसके अलावा कैग को भी अपॉइंट करते हैं एंड इंटर स्टेट काउंसिल भी बनाते हैं, और शेड्यूल और ट्राइबल एरिया के लिए जो भी नेसेसरी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसके लिए भी ये इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, सो अगर हम बात करें लेजिस्लेटिव पावर्स की, तो सबसे पहले तो देखिए प्रेसिडेंट जो है वो पार्लियामेंट का इंटीग्रल पार्ट होते हैं। ठीक है, ये आता रहता है आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में, तो ये याद रखना है कि पार्लियामेंट के इंटीग्रल पार्ट होते हैं प्रेसिडेंट, और उन्हें ये सारी लेजिस्लेटिव पावर्स होती हैं, राइट। जैसे कि लोकसभा को डिसॉल्व करना, या पार्लियामेंट को समन भेजना एंड ऑल। ठीक है, सो इसके अलावा ज्वाइंट सिटिंग के लिए पार्लियामेंट को भेजना, जिसको कौन प्रेसाइड करता है, स्पीकर ऑफ लोकसभा, राइट। एंड इसके बाद हर फर्स्ट सेशन जो होता है पार्लियामेंट का, आ, उसको प्रेसिडेंट एड्रेस करते हैं। ठीक है, और राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं उसको नॉमिनेट प्रेसिडेंट करते हैं। एंड कुछ बिल्स होते हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे, जिसको बिना प्रेसिडेंट के इजाजत के, मर्जी के लोकसभा में या नहीं लाया जा सकता है, राइट। सो हमने यहाँ पे समझा ये सब पावर प्रेसिडेंट की होती है, बट हमने सबसे पहले एक बात और समझी थी कि हमारे यहाँ जो प्रेसिडेंट है वो एज ए नॉमिनल हेड है, और रियल पावर, एग्जीक्यूटिव पावर कहाँ एग्जिस्ट करती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय
प्राइम मिनिस्टर, राइट। अगर हम फाइनेंशियल पावर्स की बात करें तो मनी बिल्स को बिना प्रेसिडेंट के मर्जी से, बिना प्रायर परमिशन से पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा अगर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करें तो वो पार्लियामेंट के सामने रखना होता है। इसके अलावा अगर हम कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया की बात करें तो अनएक्सपेक्टेड और अनसीन जो एक्सपेंसेस होते हैं उसके लिए इसका यूज कर सकते हैं प्रेसिडेंट कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया का, राइट। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हर 5 साल के बाद फाइनेंस कमीशन कंस्टिट्यूट करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगर हम जुडिशियल पावर्स की बात करते हैं तो चीफ जस्टिस को अपॉइंट करते हैं और बाकी जजेस को भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो है अपॉइंट करते हैं। एंड इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट से कभी भी किसी भी अगर उनको एडवाइस की जरूरत है तो वो ले सकते हैं। एंड पार्डन, रिप्राइव, रेस्पाइट, रिमिशन ऑफ पनिशमेंट कहाँ कहाँ। फर्स्ट केस, जब कोई भी मिलिट्री रूल के अंदर, मिलिट्री लॉ के अंदर किसी को सेंटेंस हुआ है, किसी को जेल हुआ है या कुछ, तब। सेकंड, किसी यूनियन लॉ के अंदर अगर किसी को सेंटेंस हुआ है। थर्ड, जब सेंटेंस डेथ हो। इन केसेस में जुडिशियल पावर प्रेसिडेंट के पास होती है, वो यहाँ पे अपना यूज कर सकते हैं, राइट। अगर हम डिप्लोमेटिक पावर की बात करें तो इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं इंटरनेशनल फोरम में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एज अ हेड ऑफ द स्टेट एंड फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। एंड इसके अलावा जो भी इंटरनेशनल ट्रीटीज होती हैं, एग्रीमेंट होते हैं, जो भी डिप्लोमेटिक एक्टिविटी होती हैं, वो प्रेसिडेंट के नाम से ही होती हैं। हाँ, वो बात अलग है, कुछ केसेस में पार्लियामेंट को अप्रूवल बाद में देना जरूरी होता है, राइट। अगर हम प्रेसिडेंट की मिलिट्री पावर की बात करें तो वो सुप्रीम कमांडर होते हैं इंडिया की डिफेंस फोर्सेस के। अगर हम इमरजेंसी पावर की बात करें तो आर्टिकल 352 के अंदर नेशनल इमरजेंसी, 356 और 365 के अंदर प्रेसिडेंट रूल, और आर्टिकल 360 के अंदर फाइनेंशियल इमरजेंसी के भी पावर्स प्रेसिडेंट्स के पास होते हैं। ये सारा हम इमरजेंसी वाले टॉपिक में पढ़ेंगे, अच्छे से डिटेल में कवर करेंगे उसको। अब देखिए, जब भी कोई बिल पार्लियामेंट में लोकसभा और राज्यसभा के साथ द्वारा पास कर दिया जाता है तो वो प्रेसिडेंट के पास जाता है सिग्नेचर के लिए, राइट। उससे पहले ये बिल लॉ नहीं बनता है, प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के बाद ही बिल कोई लॉ बनता है, राइट। तो अब मान लीजिए कि लोकसभा राज्यसभा से पास होके बिल प्रेसिडेंट के पास आया, तो प्रेसिडेंट के पास क्या ऑप्शन है कि वो इस बिल में साइन कर दें और इसको पास कर दें, फर्स्ट। सेकेंड ऑप्शन उनके पास क्या है कि वो साइन ना करें, और थर्ड, वो बिल पार्लियामेंट को वापस भेज दें रिकंसिडरेशन के लिए, राइट। सो अब पार्लियामेंट ने अगर दोबारा वापस भेज दिया उसको, उसमें चेंजेस करके या ना भी करके, तब तो इंडियन प्रेसिडेंट को अपने साइन देने ही होते हैं, राइट। और यहीं पे इसके बाद अगर बात आती है तो वो होती है वीटो पावर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की। तो अगर अपन हम मॉडर्न स्टेट में बात करें, आज की जो डेमोक्रेसीज है उसमें बात करें, सो ये चार इंपॉर्टेंट होते हैं: एब्सोल्यूट वीटो, क्वालिफाइड वीटो, सस्पेंसिव वीटो और, सॉरी ये यहाँ पे जो है वो मिस्टेक से लिख गया है 2 बार, राइट। तो ये यहाँ पे करेक्शन है, पॉकेट वीटो, राइट। सो इनमें से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास एब्सोल्यूट वीटो होता है, इसके बाद सस्पेंसिव वीटो होता है, एंड इसके बाद पॉकेट वीटो होता है। उनके पास क्वालिफाइड वीटो नहीं होता। क्वालिफाइड वीटो जो है वो मेनली यूएसए में पाया जाता है, राइट। वो हायर वोट्स के साथ अगर पार्लियामेंट ने फिर पास कर दिया तो प्रेसिडेंट के पास फिर से भेजा जाता है, ठीक है। इंडियन प्रेसिडेंट के पास सिर्फ 3 होते हैं: एब्सोल्यूट वीटो, सस्पेंसिव वीटो एंड पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो का मतलब यही है जो यहाँ पे हमने बात करी थी अभी फर्स्ट वाले केसेस में, कि उन्होंने रख लिया बिल, साइन ही नहीं कर रहे हैं। अब उनसे कौन बोलेगा मतलब कि साइन नहीं किया आपने, या
तो ठीक है, तो रख लिया उन्होंने, एक केस आया भी था इसका, राइट। सो बिल उन्होंने रख लिया ना, वो साइन कर रहे हैं ना लौटा रहे हैं, ठीक है। वही है एक पॉकेट वीटो, मतलब कि उन्होंने अपने पॉकेट में ले जाके रख लिया है बिल। ओके, अगर हम बात करें ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की, सो आर्टिकल 123 है, तो इसके अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो लेजिस्लेटिव पावर है प्रेसिडेंट की, वो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ही है। जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं होता है, तब प्रेसिडेंट इमरजेंसी यूज के लिए ऑर्डिनेंस पास कर सकते हैं। और बट इसका भी कुछ लिमिटेशंस हैं कि ये जो है, ये जो पार्लियामेंट की पावर होती है लेजिस्लेशन की, लॉ बनाने की, उससे पैरेलल नहीं है। और ये तभी पास किया जा सकते हैं जब राज्यसभा या लोकसभा दोनों ना हो सेशन में और इमरजेंसी यूज हो, ठीक है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये पार्लियामेंट की जो पावर है उससे पैरेलल नहीं है, राइट, लॉ बनाने की पावर, ठीक है। और अगर ऐसा हो जाएगा तो डेमोक्रेसी का मतलब ही क्या होगा, ठीक है। एंड इसके अलावा प्रेसिडेंट का सेटिस्फेक्शन इंपॉर्टेंट है इसमें। जब तक प्रेसिडेंट अगर सेटिस्फाइड नहीं है तो इसको नहीं वो पास कर सकते हैं, अगर प्रेसिडेंट सेटिस्फाई नहीं है तो। और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी रहा है कि जो प्रेसिडेंट का सेटिस्फेक्शन है वो कोर्ट में चैलेंज हो सकता है, ठीक है। एंड इसके अलावा पार्लियामेंट का अप्रूवल इंपॉर्टेंट है। जब पार्लियामेंट बाद में जब सेशन में आएगी, जब फिर से पार्लियामेंट बैठेगी, तो दोनों हाउस को इसे पास करना होगा, ठीक है। और ये अगर पास नहीं करते हैं तो 6 हफ्तों के बाद ये ऑर्डिनेंस का जो है वो एक्सपायर हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, 6 हफ्तों में पार्लियामेंट को इसे पास करना होगा जो ऑर्डिनेंस था, राइट। इसके बाद अगर हम बात करें तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए प्रोवाइड नहीं किया जा सकता ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, ठीक है। सो अगर हम बात करें तो ये इतनी पावरफुल जो पावर है प्रेसिडेंट के पास, लेजिस्लेटिव पावर, जो कि सीधा सीधा एक पैरेलल लॉ तो नहीं बोलना चाहिए, बट एक पावर दे देता है कि पार्लियामेंट ऐसा काम सिर्फ प्रेसिडेंट कर पाए, ठीक है। सो ये क्या अनयूजुअल नहीं है इंडिया में। सो हाँ, हम बोल सकते हैं, क्योंकि जो मॉडर्न डेमोक्रेसी, जितने भी डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है, आप यूएसए का देख लीजिए, यूके का देख लीजिए, तो वहां पर ये देखने नहीं मिलती है, ठीक है। तो इसके पीछे जस्टिफिकेशन क्या है इंडिया में होने के पीछे, तो बहुत अच्छा जस्टिफिकेशन इसमें बी आर अम्बेडकर ने दिया था इसको इंट्रोड्यूस करते टाइम, कि एग्जीक्यूटिव जो है, यूनियन एग्जीक्यूटिव, कुछ ऐसी सिचुएशन से डील करने के लिए जब पार्लियामेंट सेशन में ना हो। अगर पार्लियामेंट सेशन में नहीं है और कुछ ऐसी सिचुएशन आ गई जिससे डील करने के लिए कोई लॉ निकालना पड़ रहा है, उस टाइम के लिए ये है। और ये हमेशा के लिए नहीं होती है, जैसा कि अंबेडकर जी ने भी उस समय बोला था कि इसको अप्रूव करना पड़ता है बाद में पार्लियामेंट के द्वारा। और ये सिर्फ इमरजेंसी यूज में ही यूज की जा सकती है पावर, राइट। सो अगर हम बात करें प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर की, सो आर्टिकल 72 के अंदर प्रेसिडेंट्स को पावर होती है कि कोई भी लॉ, जैसा कि अभी हमने समझा था, कि अगर वो यूनियन लॉ के अगेंस्ट किसी को सजा हुई है, या किसी मिलिट्री कोड के द्वारा सजा हुई है, या डेथ का सजा हुई है, राइट। सो इस केसेस में प्रेसिडेंट के पास पावर है, और ये आर्टिकल 72 में मेंशन्ड है, ठीक है। एंड इसकी अगर हम बात करें तो क्या ये जुडिशियल पावर है या एग्जीक्यूटिव पावर है, राइट। सो ये जुडिशियल पावर नहीं है, ये एक एग्जीक्यूटिव पावर है बेसिकली। और इसे जुडिशियरी से अलग रखा गया है, और इसके पीछे का ऑब्जेक्टिव यही है कि जो जुडिशियल एरर होती है उस पे एक वॉच रखा जा सके, ठीक है। और वैसे तो जुडिशरी में सारा कुछ सबूत और गवाह के मद्देनजर रखते हुए सारा कुछ फैसला होता है, लेकिन फिर भी एक की वॉच रख सके कि अगर कुछ जुडिशियल एरर हुई है तो एज अ हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ अवर नेशन, वो इसे सुधार सकें, राइट। और जो
प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर होती है वो होती है पार्डन, कम्यूमेशन, थर्ड इसके बाद रेमिशन, फोर्थ रिस्पाइट। ये 4 पावर होती हैं और एक और अगर हम देखें तो ये 5वीं। राइट, तो ये 5 पावर होती हैं प्रेसिडेंट के पास, पार्डनिंग पावर, राइट। और वो क्यों यूज होती है ये भी हमने अच्छे से समझा। सो आर्टिकल 161 के अंदर वही सारी पार्डनिंग पावर जो प्रेसिडेंट के पास होती है वही सब गवर्नर के पास भी होती है। बस फर्क इतना होता है कि गवर्नर के पास होता है स्टेट लॉस के लिए, और हमने प्रेसिडेंट में देखा यूनियन या मिलिट्री, या इसके अलावा अगर डेथ सेंटेंस है। तो यही एक यहाँ पे दो डिफरेंस भी है इंपॉर्टेंट, कि अगर कोर्ट मार्शियल से हुआ है तो उन सिर्फ प्रेसिडेंट के पास पावर है, राइट, गवर्नर के पास पावर नहीं है। इसके अलावा अगर डेथ सेंटेंस है तो सिर्फ प्रेसिडेंट के पास पावर है, गवर्नर के पास नहीं है। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। जल्दी नया लेक्चर अपलोड होगा किसी नए टॉपिक में, एंड इसके लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा यूट्यूब चैनल। एंड इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं जिसमें रेगुलरली आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाया जाता है। एंड इसके अलावा आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से, सारा का लिंक आपको डिटेल में दिया हुआ है। एंड चलिए फिर जल्दी मिलते हैं। कीप लर्निंग।